हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी बीए सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। फ्रेंड्स, थ्योरी एग्ज़ाम की तैयारी तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के वाइवा की तो अच्छों को डर लगने लगता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, स्केल से क्या आएगा, मैप से क्या बताना है। अगर आपके दिमाग में भी यही सारे सवाल हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज इस वीडियो में हम बीए सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के उन सभी इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स को सुपर इजी बना देगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं। तो सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का, ये कोई अलग से सिलेबस नहीं है। ये थ्योरी पेपर में ही जो मॉड्यूल 4 है, मॉड्यूल 4 में ही क्या किया गया है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का सिलेबस दिया गया है, यानी प्रैक्टिकल वर्क जो है वो मॉड्यूल 4 में दिया गया है। तो मॉड्यूल 4 में टोटल 2 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट्स में 4 टॉपिक्स हैं और दूसरे यूनिट्स में 2 टॉपिक हैं। तो पहले यूनिट्स के टॉपिक को देखते हैं। पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल, जिसमें हमें सिंपल और डायगोनल स्केल को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है कंटूर लाइन। तीसरा है मैप्स, रिडक्शन एंड इनलार्जमेंट। और चौथा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। और दूसरे यूनिट में है एटमॉस्फेरिक फीचर्स रिप्रेजेंटेशन, जिसमें से हमें टेम्परेचर को, एयर प्रेशर को, विंड स्पीड और रेनफॉल को रिप्रेजेंट करना है। और नेक्स्ट टॉपिक है विंड रोज डायग्राम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हम सिलेबस देख लिए। अब हम शुरू करते हैं वाइवा क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं वाइवा क्वेश्चंस की ओर। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, सबसे पहले वो सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, जिसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके सिलेबस के कौन से मॉड्यूल में प्रैक्टिकल वर्क दिया गया है। तो आप सब जानते हैं कि जो हमारा प्रैक्टिकल सिलेबस है वो कोई अलग से नहीं दिया गया है, बल्कि थ्योरी पेपर का ही मॉड्यूल 4 में दिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि आपके सिलेबस के कौन से मॉड्यूल में प्रैक्टिकल वर्क दिया गया है। तो मॉड्यूल 4 जो है ये हमारा ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो आप ये तभी जान सकते हैं जब आप सिलेबस को बढ़िया से पढ़े और याद रखे हों। तो वो सिलेबस में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि कंटूर लाइन कौन से यूनिट में दिया गया है। तो कंटूर लाइन ये एक स्पेसिफिक टॉपिक देकर बोलता है कि ये कौन सा यूनिट में दिया गया है। तब ये भी आप तभी जान सकते हो जब आपका सिलेबस अच्छे से पता हो, जब आपको सिलेबस अच्छे से पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंड रोज डायग्राम किस यूनिट में दिया गया है। तो विंड रोज डायग्राम जो है वो दूसरे यूनिट में दिया गया था और कंटूर लाइन जो है वो पहले यूनिट में दिया गया है। और यूनिट 1 में टोटल 4 टॉपिक दिए गए थे और 2 टॉपिक जो था वो यूनिट 2 में दिया गया था। तो इस प्रकार हमें सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं एक एक करके सारे टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज किए जा सकते हैं वो देखने के लिए। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक स्केल। तो इसमें पूछा जा सकता है कि स्केल क्या होता है। तो मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को स्केल कहते हैं। स्केल किसे कहते हैं? तो मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच की धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को स्केल कहते हैं। मान लो मानचित्र में कोई दूरी है, जैसे कि हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। मानचित्र में दिखाया जाता है 1 सेंटीमीटर, लेकिन अगर उसी को हम अगर देखेंगे धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी कितनी है, तो हो सकता है मानचित्र में 1 सेंटीमीटर दिखाया जा रहा हो, लेकिन यही अगर धरातल पर आएगा तो 500 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1:500, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो कि हमें मैप में दिख रहा है, वही अगर हम रियल में धरातल पर जाएं तो वो 500 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इस अनुपात में जो लिया जाता है उसी को हम कहते हैं स्केल। अब देखते हैं तो स्केल के कितने टाइप्स होते हैं। तो स्केल के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है सिंपल स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल, तीसरा कंपैरेटिव स्केल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साधारण मापनी यानी सिंपल स्केल किसे कहते हैं।
तो वह मापनी जिसके द्वारा किसी एक ही मापन प्रणाली जैसे कि मीट्रिक या ब्रिटिश की अधिकतम 2 इकाइयों को यानी 2 यूनिट्स को प्रदर्शित किया जाता है उसे साधारण या सरल मापनी कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है किसी एक ही मापन प्रणाली, या तो वो मीट्रिक प्रणाली में हो या तो वो ब्रिटिश प्रणाली में। तो मीट्रिक प्रणाली में क्या क्या आ जाते हैं? मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये सब जो आते हैं ये मीट्रिक प्रणाली से हैं। और ब्रिटिश प्रणाली की बात करें तो इंच, फीट, यार्ड, फरलॉन्ग, ये सब जो हैं वो ब्रिटिश प्रणाली के यूनिट्स हैं। तो साधारण मापनी में क्या किया जाता है? किसी एक ही प्रणाली के किसी 2 यूनिट्स को दर्शाया जाता है। जैसे कि ये हमारा सिंपल स्केल है, इसमें हम क्या किए हैं? 1 किलोमीटर प्राइमरी स्केल में, मतलब कि एक साइड किलोमीटर दर्शाए हैं तो एक साइड हेक्टोमीटर दर्शाएं। तो जिसमें जो बड़ा यूनिट दर्शाया जाता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्केल, और जहाँ पे छोटा यूनिट दर्शाया जाता है इस पार्ट को हम कहेंगे सेकेंडरी स्केल। तो ये हमारा है सिंपल स्केल, जिसमें से हम किसी 2 यूनिट्स को दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है, तो यहाँ पे हम सेकेंडरी स्केल में क्या दर्शाएं कि 1 ही किलोमीटर के बीच में हम दर्शाए हैं, इसे 8 बराबर भागों में बांटकर हम क्या किए हैं? 8 हेक्टोमीटर को दर्शाएं। यानी कि कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 8 हेक्टोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है वह मापक जिसमें विकर्ण यानी कि डायगोनल रेखाओं का उपयोग करके दूरी को बहुत ही बारीकी से मापा जाता है उसे हम विकर्ण मापनी कहते हैं। या फिर वह मापनी जो एक साथ 3 लगातार इकाइयों को यानी कि 3 यूनिट्स को एक साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि हम किलोमीटर को, हेक्टोमीटर को और डेकामीटर को एक साथ एक ही स्केल में 3-3 यूनिट्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उस स्केल को हम क्या कहते हैं? विकर्ण मापनी यानी कि डायगोनल स्केल। और इस डायगोनल स्केल में हम क्या करते हैं? विकर्ण रेखा का प्रयोग करते हैं। विकर्ण रेखा का प्रयोग करके वो छोटी इकाई जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम विकर्ण रेखाओं में दर्शाते हैं। जैसे कि ये हमारी विकर्ण रेखाएं हैं। तो देखते हैं कि इस स्केल में क्या डिस्टेंस दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 1 किलोमीटर, 8 डेकामीटर और 6 हेक्टोमीटर। तो 1 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक है? तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो ये 1 किलोमीटर है। अब हम 8 डेकामीटर की बात करें तो डेकामीटर जो है वो ये छोटी यूनिट्स वाली है, विकर्ण रेखाओं वाली। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये हमारा 8 डेकामीटर हो गया। तो यहाँ पर गए 8 डेकामीटर। अब 6 हेक्टोमीटर, तो यहाँ 0 से शुरू करेंगे और 6 तक आएंगे तो यहाँ पे हो गया हमारा 6 हेक्टोमीटर। और सारी लाइनों को ऐसे करके मिला के सारे बिंदु को ये पूरा लाइन खींच देते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं 1 किलोमीटर, 8 डेकामीटर और 6 हेक्टोमीटर। तो ऐसे विकर्ण मापनी यानी डायगोनल स्केल जो है वो 3 यूनिट्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकता है। बहुत छोटी दूरी मापने के लिए ये विकर्ण मापनी जो है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि यहाँ डेकामीटर, बहुत ही कम डिस्टेंस को दर्शाया गया है विकर्ण रेखाओं के माध्यम से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटूर लाइंस। तो इसमें पूछा जा सकता है कि कंटूर लाइंस क्या होती हैं? तो यह समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, यानी कि एक इमेजिनरी लाइन होती है। यह मानचित्र पर स्थलाकृति को दर्शाने का एक तकनीक है, यानी टोपोग्राफी को दर्शाने का एक टेक्निक है। तो कंटूर लाइंस क्या होती है? समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती है। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये जो लाइन खींची गई है, मान लो ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये 100 मीटर का है। यानी 100 मीटर में जितनी भी सारे प्लेसेस हैं जिसकी हाइट 100 मीटर को है, तो उसे इस घेरे के अंदर क्या कर लिया गया है? डाल दिया गया है। तो इस घेरे से इस घेरे के बीच में जितनी भी सारी हाइट दी गई है वो 100 मीटर की है। उसके बाद हम थोड़ा अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ पे क्या है? 110 मीटर। तो 110 मीटर वाले सारे प्लेसेस को इस लाइन से घेरा गया है। उसके बाद थोड़ा और अंदर आते हैं तो ये लाइन हो जाती है 105, यानी कि थोड़ा डाउन आ जाएगा, यानी कि थोड़ा ऊपर से थोड़ा नीचे आता है 105। उसके बाद बीच में सबसे हाईएस्ट है, यानी कि 120 मीटर। तो यहाँ पे चोटी जैसा आकृति होगा। इससे पता चलता है इस पूरे टोपोग्राफी के बारे में कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का बना होगा। और इसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम है और वो 120 मीटर की हाइट है। तो इस प्रकार कंटूर लाइंस क्या करते हैं? समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर इंटरवल्स क्या होती हैं? तो
दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच ऊंचाई के अंतर को समोच्च अंतर यानी कंटूर इंटरवल्स कहते हैं। जैसे कि ये एक रेखा हो गई और ये दूसरी रेखा हो गई। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ जो लाइन खींची गई है इसी को क्या कहते हैं? कंटूर इंटरवल। तो कंटूर इंटरवल क्या है? दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच ऊंचाई के अंतर को समोच्च अंतर कहते हैं, यानी कंटूर इंटरवल कहते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं है, बट ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ जो है ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आरएफ क्या है। तो आरएफ क्या होता है? मानचित्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले भिन्न को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि आरएफ और स्केल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। स्केल जो होता है वो अनुपात को, वास्तविक दूरी के अनुपात को ही स्केल कहते हैं, लेकिन उसी अनुपात को जब हम भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं यानी फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसे जाकर क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। तो स्केल और आरएफ में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, उसे अनुपात में ही रहने देते हैं और इसे हम भिन्न में परिवर्तित कर देते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को और क्या कहते हैं? प्रदर्शक भिन्न, निरूपक भिन्न या प्रतिनिधि भिन्न भी कहा जा सकता है। तो ये तीनों नाम को याद रखिएगा आप। इन तीनों नामों से कुछ भी नाम से पूछा जा सकता है, जैसे कि पूछा जा सकता है प्रदर्शक भिन्न क्या है। तो आप अगर इन नामों को जानेंगे तभी जान सकते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। तो प्रदर्शक भिन्न क्या होता है, निरूपक भिन्न क्या होता है, प्रतिनिधि भिन्न क्या होता है, या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, या आरएफ क्या होता है, इन सभी नामों को जानना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरएफ को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो आरएफ को हमेशा भिन्न के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएफ निकालने का सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या है। तो आरएफ निकालने का जो फॉर्मूला है वो MD/GD है, यानी कि मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो जब हम मैप डिस्टेंस को ग्राउंड डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो हमारा आरएफ निकलता है और यही हमारा आरएफ का फॉर्मूला है। अब हम आरएफ को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि यदि दिया जाएगा क्वेश्चन कि यदि स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर हो तो आरएफ कैसे निकाला जाएगा। यानी कि इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर मैप में दिया गया डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन वही अगर हम धरातल पर आएंगे और उसी दूरी की अगर वास्तविक दूरी एक्चुअल साइज या एक्चुअल डिस्टेंस का पता लगाएं तो वो कितना हो जाएगा? 500 मीटर। वो 500 मीटर हो जाएगा। तो इसी को क्या बोला गया है कि आरएफ इसका बनाएं, यानी आरएफ कैसे निकालें इस डिस्टेंस का, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर का आरएफ कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये 500 मीटर है और यहाँ पे जो सेंटीमीटर है, इन दोनों यूनिट्स को एक यूनिट्स में चेंज करेंगे। तो 500 मीटर को क्या करते हैं हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 500 मीटर में क्या होगा? 500 को हम 100 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 50,000 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको आरएफ में रिप्रेजेंट करते हैं किस रूप में? 1/50,000, 1/50,000, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है मैप डिस्टेंस वो एक्चुअल में ग्राउंड डिस्टेंस में कितना दर्शा रहा है? 50,000 सेंटीमीटर। तो इसी तरह होता है आरएफ। अब हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैप, रिडक्शन एंड इनलार्जमेंट, यानी कि मैप को छोटा करना और बड़ा करना। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है सबसे पहले कि मानचित्र यानी मैप किसे कहते हैं। तो पृथ्वी या उसके किसी भाग को एक निश्चित मापक यानी कि स्केल के अनुसार समतल कागज या सतह पर प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। यानी कि हम पृथ्वी के किसी भी भाग को क्या करते हैं, स्केल के अनुसार हम उसे छोटा कर लेते हैं और एक फ्लैट पेपर पर उसे क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो बड़े से धरातल को एक छोटे से कागज में जो प्रदर्शित करने का जो आइडिया या तरीका जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। और ये जो मानचित्र है ये अंग्रेजी में मैप शब्द की उत्पत्ति, मतलब कि मानचित्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। और इस मैप शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के मैपा शब्द से हुई है। मानचित्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मैप। और इस मैप शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के मैपा शब्द से हुई है।
और इस मैप्पा शब्द का क्या अर्थ होता है? कपड़े का मेजपोश या तो फिर रुमाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानचित्र का विवर्धन यानी इनलार्जमेंट और लघुकरण यानी रिडक्शन क्या है? तो जैसे कि टॉपिक में ही दिया गया है मैप, रिडक्शन एंड इनलार्जमेंट, तो डायरेक्ट टॉपिक देख के पूछा जा सकता है कि अब बताओ मानचित्र का विवर्धन यानी कि इनलार्जमेंट क्या होता है? व्हाट इज इनलार्जमेंट ऑफ मैप? तो हमें आंसर देना है विवर्धन में, इनलार्जमेंट में, कि किसी छोटे आकार के मानचित्र को बड़े स्केल चुनकर, किसी छोटे आकार के मानचित्र को बड़ा स्केल चुनकर बड़े आकार में बदलना विवर्धन कहलाता है। यानी कि किसी मानचित्र का आकार यहाँ पे छोटा है लेकिन हम स्केल क्या लेते हैं? बड़ा लेते हैं, और बड़ा स्केल चुनकर क्या करते हैं? उस मैप को बड़ा कर देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं विवर्धन यानी कि इनलार्जमेंट। अब हम इस इमेज के माध्यम से जो इनलार्जमेंट था उसको बढ़िया से समझ सकते हैं। जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है और इसी इंडिया के मैप से राजस्थान को यहाँ पे निकाला गया है। यानी कि इंडिया को जब हम जूम करेंगे तो जूम करने पर क्या क्या है, जैसे कि जूम किया जाता है ना, और किसी एक स्टेट को देखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे पूरा इंडिया था, अब इसको हम जूम करेंगे यानी कि इसको इनलार्ज करेंगे, यानी कि इसको बड़ा करेंगे, और बड़ा करके हम एक स्टेट को देख रहे हैं यहाँ पे राजस्थान। तो इसे ही कहते हैं क्या? मैप का इनलार्जमेंट करना, यानी कि उसको बड़ा करना। तो पता है जब हम मैप को बड़ा करते हैं तो स्केल हमारा जो आरएफ होता है वो छोटा हो जाता है, यानी आरएफ कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में हम कितना दर्शा रहे थे? 250 किलोमीटर। और पूरा यहाँ पर देखिए ये जो पूरा स्केल दर्शाया जा रहा है वो 1000 किलोमीटर का था, 1000 किलोमीटर का था, लेकिन यहाँ पे टोटल बनकर क्या हुआ है? 200 किलोमीटर। यानी यहाँ पे हम प्रत्येक 1 सेंटीमीटर में कितना दर्शाए इस मैप में? 250 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बीच में कितना दर्शा रहे हैं? ओनली 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे आरएफ क्या किया जा रहा है? छोटा किया जा रहा है। यानी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में हम कितना दर्शा रहे थे? 250। और यहीं पर अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर में जो एक्चुअल साइज जो है धरातल की वो कितना दर्शा रहे हैं? 200 नहीं 50 किलोमीटर। तो क्या हुआ यहाँ पे? आरएफ कम होता है। तो इनलार्जमेंट, मैप का इनलार्जमेंट जब हम करते हैं तो आरएफ कम हो जाता है, और जब हम मैप का रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है? जो आरएफ की साइज होती है वो बड़ी हो जाती है। जैसे कि यहीं पे देख लो, ये राजस्थान है। अब हमें इस मैप को क्या करना है? इसका रिडक्शन करना है, यानी कि इसको छोटा करना है। तो इसको हम क्या करेंगे? जूम इन करेंगे, और जूम इन करने के बाद हम इसे क्या करेंगे? पूरे इंडिया के मैप में देखेंगे। तो पूरा इंडिया का मैप में हमें ये राजस्थान छोटा दिखेगा, ठीक। तो इसे ही क्या कहते हैं हम? ये मैप का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, यानी कि इसे छोटा कर दिए हम। अब इस पूरे मैप में राजस्थान है, अब ये डिस्टेंस कितना हाई हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका आरएफ ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जब हम मैप का रिडक्शन करते हैं तो उसका आरएफ ज़्यादा होता है, और जब मैप का इनलार्जमेंट करते हैं यानी कि इसको जूम आउट करते हैं, जूम आउट नहीं, जूम इन, यानी कि जब हम इसे जूम इन करते हैं यानी कि जब बड़ा करते हैं तो इसका जो आरएफ होता है वो क्या होता है? बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखते हैं हम कि लघुकरण यानी रिडक्शन क्या है। तो किसी बड़े आकार के मानचित्र को, यानी कि यहाँ पे मैप क्या होगा? हमारा बड़ा होगा। तो किसी बड़े आकार के मानचित्र, जैसे कि इंडिया का मानचित्र, तो किसी बड़े आकार के मानचित्र को छोटा स्केल चुनकर छोटे आकार में बदलना लघुकरण कहलाता है। इंडिया का नहीं, हाँ, जैसे कि इंडिया का ही ले लो। तो ये इंडिया का मैप है, अब ये बड़े आकार का मानचित्र है। अब इसे हम क्या करते हैं? किसी छोटा स्केल चुनकर छोटे आकार में बदल देते हैं। अब इंडिया को हम छोटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर पूरा वर्ल्ड का मैप आ जाएगा। अब पूरे वर्ल्ड के मैप में हम इंडिया को कहाँ देखते हैं? तो वो इस हिसाब से बात होती है, यानी कि इसका स्केल और भी आरएफ क्या हो जाएगा? आरएफ जो होगा इसका और भी हाई हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। अब पूरे वर्ल्ड को हम देखेंगे इस मैप में, यानी कि अब हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस शो होगा क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड का मैप होगा। अब इसी टॉपिक से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं, क्योंकि ये जो मैप का टॉपिक है ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बिना कोई मैप बन ही नहीं सकता। इसलिए मैप के टॉपिक में ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को पूछना बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, बहुत ही ज़रूरी बन जाता है।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। तो लैटिट्यूड कहना और लैटिट्यूड लाइन कहना दो अलग बातें हैं। तो यहाँ पे हम ओनली पूछ रहे हैं अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश पूछने पर आप अक्षांश रेखाओं का आंसर मत देना। तो यहाँ पे है अक्षांश किसे कहते हैं। तो क्या होता है अक्षांश, देखते हैं। पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान या बिंदु से इक्वेटर के कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अब समझते हैं हम इसे मैप के इमेज के माध्यम से। जैसे कि मान लो ये हमारा कोई क्या है, पृथ्वी पर कोई स्थित बिंदु है, ठीक ना। अब इस बिंदु से इक्वेटर के कोणीय दूरी, यानी कि हमारा इक्वेटर कौन है, ये 0 डिग्री रेखा वाली जो लाइन खींची गई है ये हमारा इक्वेटर लाइन है। तो यहाँ से यहाँ का कोणीय दूरी, अब कोणीय दूरी कैसा लिया जाता है, हमेशा केंद्र से ली जाती है। तो यहाँ से जैसे कि यहाँ कोई बिंदु था और यहाँ इक्वेटर लाइन, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है हमारा, ये जो एंगल कितना का बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। यानी कि ये बिंदु जो है वो कितने अक्षांश पर स्थित है, 45 डिग्री वाले अक्षांश पर स्थित है। तो ये होता है अक्षांश। अब नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भूमध्य रेखा यानी कि जो इक्वेटर लाइन है वो 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, ये सब जानते हैं। और दूसरी है कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश का मान बढ़ता जाता है। जैसे कि यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। तो हम इक्वेटर लाइन से अगर ध्रुव की ओर, नीचे की ओर ध्रुव की ओर जाएंगे और नॉर्थ पोल ध्रुव की ओर जाएंगे तो हमारा जो ये अक्षांश का मान है वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद 15, 15 के बाद 30 और इस तरह करते करते 90 डिग्री तक जाता है। और इसी प्रकार फिर नीचे की ओर जाएंगे तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक जाता है। यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब हमारा आता है कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देना है कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वो सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। यानी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वो सारी रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्लोब है और सारी रेखाएं क्या है, एक दूसरे के पैरेलल बनी हुई, यानी कि ना ही एक दूसरे के पास सटती है ना ही एक दूसरे को काटती हैं। तो सारी रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और बात करें अगर दो अक्षांश रेखाओं के बीच के डिस्टेंस की तो वो होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर डिस्टेंस होता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की। और ये डिस्टेंस जो होता है वो हर जगह समान ही होता है। तो ये सारे पूछे जा सकते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कभी कभी 179 अक्षांश रेखाएं भी बोला जाता है, क्योंकि जो दो रेखाएं ऐसी होती है जो बिंदु रूप में हैं। तो कभी कभी इन्हें माना भी जाता है, कभी नहीं माना जाता है, इसलिए कहा जाता है 179 अक्षांश रेखाएं। लेकिन आप हमेशा बोलिएगा कि 181 अक्षांश रेखाएं हैं टोटल। लेकिन कभी कभी बुक में कहीं भी दिया रहता है 179 अक्षांश रेखाएं, क्योंकि दो जो रेखाएं हैं वो बिंदु रूप में, एक नॉर्थ पोल के पास जो है वो और एक साउथ पोल में, ये जो दो अक्षांश हैं वो बिंदु रूप में विद्यमान हैं। अब नेक्स्ट है कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है, घटती जाती है। अब लंबाई की बात करें, डिस्टेंस तो बिल्कुल कम नहीं होता, लेकिन लंबाई की बात करें तो इक्वेटर लाइन क्या होता है, सबसे लंबा होता है। लेकिन इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर जाते हैं और इक्वेटर लाइन से जैसे जैसे हम साउथ की ओर जाते हैं, इनके बीच की जो इनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो संलग्न अक्षांश रेखाओं के बीच के एरिया को क्या कहते हैं। यानी कि आपस में दो सटे हुए अक्षांश रेखाओं का जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कटिबंध या जोन कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे 0 डिग्री से अगर हम 23.5 डिग्री के बीच में जाते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और इसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो कटिबंध बोले ना, तो ये होता है, ये क्षेत्र होता है कटिबंध का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अक्षांश रेखाएं जो होती है वो जलवायु का निर्धारण करती है। जलवायु का निर्धारण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है अक्षांश रेखाएं। और नेक्स्ट क्या करती है, देशांतर के साथ मिलकर स्थान का निर्धारण करती है, यानी कि लोकेशन बताती है। जैसे कि ये कोई स्थान है, ये कोई प्लेस है, तो हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये कहाँ पे है।
तो इसे हम मैप में या गूगल मैप्स में अगर ढूंढेंगे तो हम देखते हैं कि किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है। तो सिर्फ हमें अक्षांश जानने से पता नहीं चलता एग्जैक्ट ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं देशांतर रेखाओं का भी हेल्प लेते हैं। तो किस देशांतर से किस देशांतर के बीच में है, तो ये जब अक्षांश और देशांतर दोनों पता चल जाता है तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। तो अक्षांश रेखाएं क्या करती है, देशांतर के साथ मिलकर स्थान का निर्धारण करती है और क्लाइमेट का भी निर्धारण करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशांतर क्या होती है। हम यहाँ देशांतर पूछे, देशांतर रेखा नहीं, ठीक ना। तो देशांतर क्या होती है, ग्लोब के किसी स्थान से प्रधान मध्याह्न रेखा के बीच के कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। अब बात आती है प्रधान मध्याह्न रेखा की, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। तो ये प्राइम मेरिडियन लाइन क्या होती है, तो ग्लोब में जो 0 डिग्री देशांतर होता है ना, तो 0 डिग्री देशांतर को ही क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन। और इसी प्राइम मेरिडियन लाइन को ही ग्रीनविच लाइन बोला जाता है, क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक प्लेस से क्या होगी, गुजरती है, ग्रीनविच नामक प्लेस से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन को। तो देशांतर जो है वो कैसे मापा जाता है, तो हमेशा प्राइम मेरिडियन लाइन से ही कोणीय दूरी ली जाती है, ठीक ना। तो कैसे लिया जाता है, मान लो यहाँ पे दिया गया कि ग्लोब के किसी स्थान से प्रधान मध्याह्न रेखा के बीच की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई स्थान है, कोई प्लेस है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की कोणीय दूरी यानी प्राइम मेरिडियन लाइन के बीच की कोणीय दूरी, तो हम इसमें भी हम क्या करेंगे, हमेशा केंद्र से वो दूरी मापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, उसके बाद जो एंगल बनता है हमारा, उसके बाद जो हमारा ये एंगल बनता है वो कितना का है, 30 डिग्री का है। ये एंगल 30 डिग्री का है, तो यही 30 डिग्री देशांतर, और ये दिखाया जा रहा है पश्चिम साइड में, तो ये 30 डिग्री वेस्ट देशांतर कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली वो जितने भी इमेजिनरी लाइन है, वो सारी इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और ये सारी रेखाएं जो है वो हमारा क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है, जो नॉर्थ पोल को क्या कर रही है, साउथ पोल से मिला रही है। अब इसमें देशांतर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 0 से 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम में मापा जाता है। तो इसे क्या किया जाता है, 0 से शुरू किया जाता है, और 0 से शुरू करके 180 डिग्री पूर्व और 0 से शुरू करके 180 डिग्री पश्चिम में मापा जाता है। यानी कि टोटल देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो टोटल 360 डिग्री होता है, क्योंकि एक सर्कल ऐसे भी 360 डिग्री का होता है, इसलिए देशांतर रेखाएं हर एक 1 डिग्री के डिस्टेंस में लिया गया है, तो ये 360 रेखाएं हैं। अब बात करें तो ये अक्षांश रेखाएं जो थी वो पैरेलल थी, लेकिन ये देशांतर रेखाएं क्या है, समांतर नहीं होती, यानी कि पैरेलल नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु में मिल जाती है। देखो यहाँ पे एक बिंदु में क्या हो रही है, सब मिल रही है, जिसके कारण बीच में इक्वेटर के पास क्या है, इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक, सबसे हाई है इक्वेटर के पास। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाती है, ध्रुवों के पास जाती है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होते जाता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होते जाता है। अब बात करें हम इक्वेटर लाइंस यानी लॉन्गिट्यूड्स के महत्व की, तो इसका क्या महत्व है, अक्षांश के साथ मिलकर यह स्थान निर्धारण करता है। तो लैटिट्यूड में भी देखे थे उसका इंपॉर्टेंस कि वो क्या कर रहा था, देशांतर के साथ मिलकर स्थान का लोकेशन को निर्धारण कर रहा था। यानी कि अकेले अक्षांश रेखाएं या अकेले देशांतर रेखाएं एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती है, इसलिए जब दोनों मिलती है तभी कोई खास स्थान को बताने में मदद करती हैं। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, कि ये टाइम जोन का निर्धारण करती है। यानी हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही किसी भी देश का टाइम जोन निकालते हैं। यानी सभी देश का अपना अपना टाइम जोन होता है, और उसी टाइम जोन के हिसाब से वो अपना जो देश का प्रशासन होता है वो चलाते हैं। वही वाला टाइम जो होता है वो उस देश के अंदर फॉलो किया जाता है। अब हम देशांतर रेखाओं के अन्य नाम की बात करें तो इसके 3 कुछ अन्य नाम हैं। तो इसे हम देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लाइन भी बोलते हैं, या तो फिर हम देशांतर रेखाओं को ही याम्योत्तर रेखाएं यानी मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। और तीसरा क्या कहते हैं, मध्याह्न रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं, याम्योत्तर रेखाएं या मध्याह्न रेखाएं, ये 3 नामों से जानी जाती हैं।
अब हम यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और जस्ट इसी के अपोजिट साइड में क्या है हमारा 180 डिग्री का देशांतर रेखा। तो बात करें 0 डिग्री देशांतर रेखा को, तो इसे हम प्रधान देशांतर रेखा, यानी कि देशांतरों में सबसे प्रधान होता है क्या, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसीलिए इसे प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। यह इसका दूसरा नाम है ग्रीनविच रेखा। इसी को प्रधान याम्योत्तर रेखा, यानी जैसे कि देशांतर रेखा को याम्योत्तर रेखाएं भी कहा जाता था, तो याम्योत्तर रेखाओं में जो सबसे प्रधान है वो है हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसीलिए इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है, या प्रधान मध्याह्न रेखा, या तो फिर हम इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा यानी इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहते हैं, क्योंकि इसी रेखा से हम क्या करते हैं, अपने अपने देश का टाइम निर्धारित करते हैं। अब हम आते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा में। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा क्यों फेमस है, क्योंकि ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये तिथि का निर्धारण करती है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा टाइम का निर्धारण करती है। अब पूछा जा सकता है कि दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। पीछे हम पढ़े थे कि दो संलग्न अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। तो उसी प्रकार दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोर। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोर कहते हैं। यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोर कहते हैं, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध या जोन कहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो इसमें पूछा जा सकता है कि चट्टान क्या है, यानी रॉक क्या है। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी यानी कि क्रस्ट बनाने वाले ठोस पदार्थों को चट्टान कहते हैं। यह एक या एक से अधिक खनिजों का मिश्रण होता है, और जो चट्टानें होती है वो कठोर भी हो सकती है और नरम भी हो सकती हैं। अब कठोर की बात करें तो इसमें आ जाएगा ग्रेनाइट, और नरम की बात करें तो मिट्टी या रेत हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टी और रेत जो होते हैं वो चट्टानों के टूटने से ही बनते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कि खनिज क्या होता है, यानी मिनरल्स क्या होते हैं। तो खनिज जो है वो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित अकार्बनिक ठोस पदार्थ हैं, जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना, परमाणु संरचना और भौतिक गुण होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। यानी कि ये पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं, और ये कैसे पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक ठोस पदार्थ होते हैं। और खनिज की बात करें तो इनकी अपनी निश्चित रासायनिक संरचना, परमाणु संरचना और भौतिक गुण होता है। और जो खनिज होते हैं ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी और बहुमूल्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर खनिज का एग्जाम्पल देखें तो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, कैल्साइट, हीरा, नमक, ये सब क्या है, खनिज के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें 3 मुख्य प्रकार की होती है। पहला आग्नेय चट्टानें, दूसरा अवसादी चट्टानें, तीसरा कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये क्या होते हैं, चट्टानें 3 टाइप्स के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक क्या होता है, और उदाहरण दीजिए। तो ये चट्टानें पृथ्वी के अंदर मौजूद पिघले हुए मेग्मा या लावा के ठंडे होकर जमने से क्या होते हैं, बनते हैं, और इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, यानी प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो, ये सब क्या हैं, आग्नेय चट्टानें होती है। और आग्नेय चट्टानों का निर्माण क्या होता है, जैसे कि ज्वालामुखी का उद्गार होता है, और ज्वालामुखी से जो मेग्मा निकलता है या जो लावा निकलता है वो ठंडे होकर जब जम जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आग्नेय चट्टान। और इन आग्नेय चट्टानों की पहचान कैसे होती है, तो ये चट्टानें कठोर और रेवेदार यानी कि क्रिस्टलाइन होते हैं। इनमें परतें नहीं होती है, और इनमें जीवाश्म फॉसिल्स बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये तुरंत लावा से बना हुआ, ये ठंडे मतलब कि लावा के ठंडे होने से बना हुआ ये आग्नेय चट्टान है, इसलिए इसमें जीवाश्म की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती है।
अब नेक्स्ट है कि अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है। तो अवसादी चट्टान पृथ्वी की सतह पर पानी, हवा, बर्फ द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से बनी परतदार चट्टानें हैं। ये अन्य चट्टानों के टूटने, जीवों के अवशेषों या खनिजों के अवक्षेपण से बनती है, जो समय के साथ दबकर ठोस रूप ले लेती हैं। तो ये क्या कहलाती है? अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं और ये क्या होते हैं? परतों के रूप में पाई जाती हैं और इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखें कि सेडिमेंट्री रॉक्स कौन कौन से होते हैं, तो ये बलुआ पत्थर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एग्जाम्पल है, और चूना पत्थर। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर ये किस टाइप के रॉक हैं? तो ये सेडिमेंट्री रॉक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कायांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है। तो जब पहले से मौजूद आग्नेय और अवसादी चट्टानें अत्यधिक ताप और दाब के कारण अपना रूप और गुण बदल लेती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टानें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट, ये क्या होते हैं? ये आग्नेय और अवसादी चट्टान ही थे, लेकिन धरती के नीचे अत्यधिक तपने से यानी कि अत्यधिक हीट के कारण और अत्यधिक प्रेशर के कारण क्या होते हैं? ये अपना रूप भी बदल लेते हैं और अपना गुण भी बदल लेते हैं, जिस वजह से ये कायांतरित चट्टान बन जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज और चट्टान में क्या अंतर है। तो अब हम देखते हैं कि खनिज और चट्टान में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि खनिज में एक निश्चित रासायनिक सूत्र और परमाणु संरचना होती है, लेकिन चट्टान में देखा जाए तो इसकी कोई निश्चित रासायनिक संरचना नहीं होती और वे खनिजों का एक समूह होता है। यानी कि चट्टान क्या होता है? खनिजों का ही एक समूह होता है। नेक्स्ट अंतर है खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनते हैं, तो चट्टान कैसे बनते हैं? तो चट्टानें विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा खनिजों के जमने, दबने या रूपांतरित होने से बनती हैं चट्टानें। नेक्स्ट है खनिज शुद्ध होते हैं, लेकिन जो चट्टानें होती है वो खनिजों का ही मिश्रण होती है, यानी कि कई तरह के खनिज जो होते हैं वो चट्टानों में मिले होते हैं। नेक्स्ट अंतर है कि खनिजों को रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन चट्टान में देखें तो चट्टानों को उनके निर्माण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब एग्जाम्पल में देखें तो खनिज में हीरा, सोना, क्वार्ट्ज, जिप्सम और ये सब आ जाते हैं, और चट्टानों में क्या आते हैं? तो चट्टानों में आता है ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब क्या हो गए? चट्टान के एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं, यानी कि चट्टानों के बारे में जो स्टडी किया जाता है उस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? तो पेट्रोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोज स्केल क्या है। तो जो मोज स्केल है, मोज स्केल या मोहे स्केल, तो यह खनिजों की कठोरता यानी कि हार्डनेस मापने का एक क्या होता है? स्केल यानी पैमाना होता है, जिसे फ्रेडरिक मोहस ने बनाया था, तो इसीलिए इसे मोहस स्केल भी कहा जाता है। इसमें 1 से लेकर 10 तक क्या की जाती है? नंबरिंग दी जाती है, यानी कि रैंक दी जाती है, जिसमें से रैंक 1 में जो खनिज होता है वो सबसे नरम होता है, और सबसे नरम खनिज कौन है? टैल्क। टैल्क जो है सबसे नरम खनिज है, और जो सबसे कठोर खनिज है उसे रैंक 10 में रखा गया है, और सबसे कठोर खनिज जो है वो हीरा आता है। तो रैंक नंबर 10 में हीरा है और रैंक नंबर 1 में टैल्क है, जो कि सबसे नरम है, और हीरा जो कि सबसे कठोर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोस स्केल है, जिसमें से नीचे यहाँ पे सॉफ्टनेस को दर्शाया गया है और ऊपर यहाँ पे हार्डनेस को दर्शाया गया है, और ये रैंक के आधार पर क्या किया गया है? यहाँ पे बांटा गया है, जो कि रैंक नंबर 10 में सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर खनिज आता है, जो कि क्या है? डायमंड यानी कि हीरा। तो यहाँ पे सॉफ्टनेस की ओर, नीचे की ओर जाएंगे तो सॉफ्टनेस और ऊपर की ओर जाएंगे तो हार्डनेस। तो यहाँ नीचे से शुरू होता है, जो कि सबसे नीचे में है, यानी कि सबसे ज़्यादा सॉफ्ट जो है वो टैल्क है हमारा। उससे ज़्यादा सॉफ्ट जो है, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टैल्क है, उससे थोड़ा कम सॉफ्ट जो है वो जिप्सम है, उससे भी कम है कैल्साइट, उससे भी कम है फ्लोराइट। इसी तरह कर करके यहाँ पे डायमंड जो है वो रैंक 10 में आता है, और ये सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड खनिज है, इसीलिए इसका जो ये लाइन खींचा गया है वो पूरा हार्डनेस की ओर खींचा गया है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट में क्या अंतर है। तो बात करें तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो दोनों ही आग्नेय चट्टान है, यानी कि दोनों ही इग्नियस रॉक हैं, लेकिन मुख्य अंतर यह है इन दोनों में
कि जो ग्रेनाइट होता है वो ज़मीन के नीचे क्या होती है, धीरे धीरे ठंडा होकर बनता है, जिससे यह हल्का और खुरदरा होता है। लेकिन जब बेसाल्ट की बात करें तो ये सतह पर या समुद्र के अंदर लावा के तेज़ी से ठंडे होकर जमने से बनती है। समुद्र के अंदर पानी से क्या होता है, तेज़ी से ठंडा हो जाता है, और सतह पर भी क्या होती है, तेज़ी से ठंडी हो जाती है, जिससे यह क्या होता है, काला, कठोर और महीन दानेदार होते हैं। जल्दी से ठंडा होने के कारण यह कठोर होता है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का रूपांतरण किस चट्टान में होता है। तो अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में क्या होता है, बदल जाता है, यानी अपना रूप परिवर्तित कर लेता है और गुण भी परिवर्तित कर लेता है। अब नेक्स्ट है कि क्वार्टाजाइट किस प्राथमिक चट्टान से बना है, यानी कि किस पेरेंट रॉक से बना है क्वार्टाजाइट, यानी कि किसी चट्टान का रूपांतरण हुआ होगा जो कि क्वार्टाजाइट बना। तो क्वार्टाजाइट जो है वो बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन का रूपांतरण से बनता है। अब यहाँ पे मैं टेबल बना दी हूँ जिससे यह पता किया जा सकता है कि किस पेरेंट रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण हुआ है। तो फर्स्ट है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, यानी कि इसके यह अत्यधिक ताप और दाब के कारण किस रूप में चेंज हो जाता है, अपना रूप और अपना गुण बदलकर क्या बन जाता है। तो चूना पत्थर जो है वो संगमरमर यानी मार्बल में चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट है बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन जो है वो क्वार्टाजाइट में चेंज हो जाता है। सेल जो है वो स्लेट में चेंज हो जाता है। कोयला जो है वो ग्रेफाइट या हीरे में चेंज हो जाता है। मिट्टी और सेल की बात करें तो ये सिस्ट में चेंज हो जाते हैं, और ग्रेनाइट नीस में चेंज हो जाता है, और बेसाल्ट ये एम्फीबोलाइट या सिस्ट में चेंज हो जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन अराइज किए जा सकते हैं, किसी पेरेंट रॉक का नाम देगा और मेटामॉर्फिक रॉक का नाम पूछा जा सकता है। तो इसमें अगर बात करें तो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चूना पत्थर, कोयला, ग्रेनाइट, ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। अब हमारे यूनिट 2 का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक फीचर्स रिप्रेजेंटेशन, जिसमें से पहला टॉपिक है टेम्परेचर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि तापमान क्या है। तो तापमान किसी वस्तु या वातावरण की गर्मी या ठंडक की मात्रा को दर्शाता है। नेक्स्ट है तापमान मापने का उपकरण कौन सा है। तो थर्मामीटर से क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मापा जाता है। नेक्स्ट है तापमान की एसआई इकाई क्या होती है। तो केल्विन क्या है, तापमान की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या अंतर है। तो सेल्सियस में अगर देखा जाए तो सेल्सियस में पानी जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमता है, और 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर जाता है। जबकि फ़ारेनहाइट में देखें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, उबलता है। तो इस डिफरेंस से हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अंतर को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा आइसोथर्म कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है एयर प्रेशर। तो वायुदाब क्या है, तो वायु द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाए गए दबाव को वायुदाब कहते हैं। नेक्स्ट है वायुदाब मापने का उपकरण कौन सा है। तो बैरोमीटर से क्या किया जाता है, एयर प्रेशर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। तो बैरोमीटर मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है मरकरी बैरोमीटर और दूसरा है एनेरॉइड बैरोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वायुदाब कितना माना जाता है, यानी कि एक नॉर्मल एयर प्रेशर कितना होता है। तो 1013.25 मिलीबार जो है वो एक नॉर्मल एयर प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबार क्या है। तो मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं, और समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा उसे कहते हैं आइसोथर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब क्या होता है, घटते जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंड स्पीड यानी कि पवन वेग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पवन क्या होता है। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहने वाली वायु को ही क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। नेक्स्ट है पवन वेग मापने का उपकरण कौन सा है। तो एनीमोमीटर
एनीमोमीटर जो है इससे हम क्या करते हैं, पवन वेग को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन दिशा मापने का उपकरण कौन सा है? तो पवन दिशा किससे मापा जाता है? विंड वैन से। विंड वैन कुछ इस प्रकार का होता है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, पवन दिशा को मापा जाता है। और जितना स्पीड में होता है उतना ही इसमें ये बार्स लगे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड रोज डायग्राम क्या है? तो ये एक नेक्स्ट टॉपिक भी है विंड रोज डायग्राम का, जिसमें एक डायग्राम भी बनाने का होता है। तो ये एक विशेष आरेख है जो किसी स्थान पर हवा की दिशा और उसकी आवृत्ति को दर्शाता है, ठीक ना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा हमेशा किस दिशा में बहती है? तो जो हवा होती है वो हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। नेक्स्ट है, पवन वेग की सामान्य इकाइयाँ कौन कौन सी होती है? यानी कि विंड स्पीड को, यानी कि हवा की गति को कौन कौन से यूनिट से मापा जाता है? तो हम पहले किलोमीटर पर आवर से, मीटर पर सेकंड से या नॉट से क्या करते हैं, विंड स्पीड को नापते हैं। ये उसके नापने की इकाइयाँ हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेनफॉल। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्षा क्या होती है। तो वायुमंडल से जल का बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाती है? वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा मापने का उपकरण कौन सा है? तो रेन गेज। तो हमेशा याद रखना, वर्षा किस यंत्र से मापा जाता है, किस उपकरण से मापा जाता है? तो रेन गेज। वर्षा मापने का जो उपकरण है वो रेन गेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेन गेज क्या है? तो वर्षा की मात्रा, यानी कि यहाँ पे वर्षा की क्वांटिटी कितनी है, इसे मापने के लिए एक उपकरण है रेन गेज। तो वही उपकरण क्या कहलाता है? रेन गेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की इकाई क्या है? तो वर्षा को, मतलब कि वर्षा को किस इकाई से मापा जाता है, यानी कि इसका यूनिट्स क्या होता है? तो मिलीमीटर। वर्षा को हमेशा मिलीमीटर में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है संवहन वर्षा, जिसे कन्वेक्शनल रेनफॉल भी कहते हैं। दूसरा है पर्वतीय वर्षा, जिसे हम ऑरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं। और तीसरा है चक्रवातीय वर्षा, जिसे साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोएट क्या है? तो मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोएट कहलाती है। तो जैसे कि हम पीछे देखें कि समान तापमान वाली रेखा को, मतलब समान तापमान वाली स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा थी वो आइसोथर्म कहलाई। और समान, अब हमारा सेकेंड यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक आ जाता है विंड रोज डायग्राम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये विंड रोज डायग्राम क्या होता है। तो इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? पवन आरेख। तो ये क्या है? तो यह एक ऐसा सांख्यिकीय आरेख है, यानी कि स्टैटिकल डायग्राम है, जो किसी स्थान पर एक निश्चित समय में चलने वाली हवा की दिशा, यानी कि किसी महीने के दौरान या किसी वर्ष के दौरान जो पवनें चलती है, जो हवाएं चलती है, उसका डायरेक्शन और उसके दिनों की संख्या, यानी कि किस डायरेक्शन में जो हवा है वो कितने दिनों तक चल रही है, यानी कि उसका फ्रिक्वेंसी को एक साथ क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी आकृति जो होती है, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम जो बनता है वो गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होने के कारण इसे हम विंड रोज डायग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह क्या प्रदर्शित करता है? ये भी पूछा जा सकता है कि विंड रोज डायग्राम क्या है और यह क्या प्रदर्शित करता है। व्हाट डज इट शो? तो ये क्या करता है? हवा की दिशा, हवा की आवृत्ति और शांत समय को प्रदर्शित करता है। तो हवा की दिशा, यानी कि हवा किस दिशा से बहकर आ रही है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किधर से बहकर आ रही है? तो ये कौन बताता है? तो ये हमारा विंड रोज डायग्राम बताता है। ये पहला क्या बताता है? हवा की दिशा। और दूसरा हमें हवा की आवृत्ति भी बताता है, यानी कि हवा की अवधि। अगर वो इस दिशा से आ रहा है तो वो कितने समय से आ रहा है, कितने दिनों से आ रहा है, यानी कि किस दिशा से कितने दिनों तक हवा चली, ये भी बताता है विंड रोज डायग्राम। नेक्स्ट बताता है शांत समय को, काल्म डेज को, काल्म टाइम को, यानी कि कितने दिन हवा जो है वो बिल्कुल शांत या बिल्कुल बंद रही, ये भी क्या करता है? विंड रोज डायग्राम बताता है। और इस डायग्राम में जो बीच में जो सर्कल होता है, उसी सर्कल के बीच में इस काल्म डेज को हम क्या करते हैं? शांत दिनों की संख्या को लिखते हैं।